Now, this Aditya L1, we have seen the last concepts of space technology. इसके पहले जितना भी हमने क्लासेस किया हमने देखा ऑर्बिट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स कौन से हैं. एंड इन फैक्ट लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट द लॉन्च व्हीकल्स. हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं इंडिया के पास, स्टार्टिंग फ्रॉम ASLV, SLV, ASLV, PSLV एंड GSLV. टाइप ऑफ ऑर्बिट्स भी हमने देखा था, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्बिट्स आर देयर. नाउ द अप्लाइड पार्ट कम्स हियर, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं मिशन आदित्य L1. ओके, नाउ सिंस इंडिया का ये फर्स्ट मिशन है टू द सन, इट बिकम्स ऑफ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. बहुत ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके इस ईयर के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए. UPSC बोलो, BPSC बोलो या फिर JPSC बोलो, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से. एंड अब अगर आपको कुछ लिखना है, मीनिंगफुल कुछ लिखना है, मीनिंगफुल कुछ प्रेजेंट करना है, तो फिर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं होना चाहिए. जस्ट यू टू नो डिटेल्स. एंड रिमेंबर, मार्क्स इसी डिटेल्स के हैं कि आप कितने अच्छे से इस मिशन को जान रहे हैं. आप सिर्फ फैक्ट नहीं जान रहे हैं, आप ये भी जान रहे हैं कि इस मिशन का एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट पेलोड्स है, उनके क्या एप्लीकेशंस है, ये सारा हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ एज आई कीप टीचिंग, प्लीज नोट्स भी पैरेलली बनाते रहिएगा सो दैट आप इसको फॉलो कर पाए. आदित्य L1 मिशन, ऑब्वियस, it is India's first mission to sun. इसके पहले सूर्य की तरफ, सन की तरफ या सन के लिए हमारा मिशन नहीं था. बट इट इज नॉट द फर्स्ट मिशन इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट द फर्स्ट मिशन इन द वर्ल्ड. एज वी गो ऑन हम देखेंगे कि देयर हैव बीन सेवरल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड फॉर स्टडिंग सन. ओके, एंड सन को स्टडी करने इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. जो भी हमारा जीवन चल रहा है अर्थ पे, सन का लाइट या सन का रेडिएशन ही उस लाइफ फॉर्म को आगे बढ़ा रहा है. ओके, ऑल द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज सन. हेंस सन को स्टडी करने के लिए मिशन आदित्य L1. जस्ट एक सिंपल सा स्पेसिफिकेशन कि ये मिशन क्या था. नाउ ऑब्वियस वी नो दैट मास इज अराउंड 1500 kg. 1500 kg अगर इस पूरा मिशन का मास है, तो वी हैव द लॉन्च व्हीकल PSLV. रिमेंबर, जब हम PSLV का स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो इट कैन कैरी सच मासेस. यस, launch vehicle PSLV XL. PSLV का form PSLV XL is the launch vehicle which have launched this mission. PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Remember, PSLV, we can take the satellite by PSLV to even GTO, Geostationary Transfer Orbit, and we can transfer the satellite to different orbits. अलग अलग orbits में हम उस satellite को भेज सकते हैं, be it the moon, be it the other planets. Now where it has to go, it will not touch the sun. sun को ये touch नहीं करने वाला है. There is a point away from the sun known as L1. 1.5 million kilometers एक point है जहां पर ये जाकर रुकेगा और फिर ये स्टडी करेगा चीज़ों को. ये वहां पे जाके पार्क हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा और फिर सन को स्टडी करेगा. सो ये सन को टच नहीं करेगा. कहाँ जाएगा? पॉइंट L1 पे. L1 क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे. लैग्रेंजेस पॉइंट एंड ऑल दोस क्या होता है आगे देखेंगे. पेलोड रिमेंबर, वी हैव बीन स्टडिंग, पहले से हम पढ़ रहे हैं कि पेलोड्स इज द एक्चुअली मास ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर सेंड विद द सैटेलाइट. वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो सैटेलाइट्स के साथ हम सेंड करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग मेजरमेंट लेने के लिए. ओके, दैट वन
आर पेलोड्स. इट मीन्स वी हैव सेंड 7 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट हमने भेजा है इस सैटेलाइट में जो स्टडी करेगा सन को. तो 7 पेलोड. आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में देखेंगे वो क्या है और क्या करेंगे. मास ड्यूरेशन, राइट, ये मिशन ड्यूरेशन इट इज नियरली 5 years, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल का ड्यूरेशन है इस मिशन का. ओके, नाउ दिस वाज जस्ट द बेसिक स्पेसिफिकेशन मिशन का. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हम स्टडी करते जाएंगे. जस्ट बिकमिंग. एक जरा सा टाइमलाइन, वी हैव टू गो फॉर अ टाइमलाइन हाउ दिस होल मिशन हैव डेवलप्ड. ये पूरा का पूरा मिशन डेवलप कैसे हुआ है. सितंबर लॉन्च्ड और जर्नी कंटिन्यू किया है. नाउ वी नो PSLV जब हमने पढ़ा था, वी ऑर्बिट्स को राइज करते रहते हैं धीरे धीरे. यानी से दिस इज अर्थ एंड वी हैव टू सेंड समवेयर. मानो हमें ऑर्बिट को प्लेस करना है मून पर, तो वी कैन नॉट सेंड डायरेक्टली. रादर व्हाट वी डू, we keep on increasing the height of the orbit. ऑर्बिट का हाइट को हम बढ़ाते जाते हैं एंड फाइनली एक पॉइंट पे जब हम आ जाते हैं जहां से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिट में, तो फिर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं. नाउ ये जो ऑर्बिट को राइज करना है, बढ़ाना है ऑर्बिट का आपका हाइट को, इसको हम लोग कहते हैं मैन्यूवरिंग. सो ऑर्बिट का हाइट को रेज करना शुरू किया हमने 5 सितंबर से. सेकेंड टाइम ऑर्बिट का हाइट को वी सी. नाउ ऑर्बिट का हाइट आपका बढ़ गया. थर्ड यानी तीसरी बार जब हमने उसका हाइट बढ़ाया, रिमेंबर थर्ड रेवोल्यूशन, तो ये ऑर्बिट का हाइट और ज्यादा आपको नजर आ रहा है. यहाँ 282 था, यहाँ 296 था. यानी हाइट ऑर्बिट का बढ़ रहा है, या बोलिए तो ये आपसे दूर जा रहा है. दिस वे हाउ इट कंटिन्यूज. ओके, एंड फाइनली सितंबर 18 को इन्होंने स्पेस क्राफ्ट ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज इसका जर्नी आगे बढ़ रहा था. और अभी क्या है हमारे पास अपडेट, दैट द स्पेस क्राफ्ट इज करेंटली मूविंग टुवर्ड द सन. सन के तरफ, पॉइंट L1 के तरफ ये स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है. ओके, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ टाइमलाइन की सारा इवेंट कैसे चल रहा है. इट मीन्स जो नेक्स्ट लैंडमार्क आएगा इसमें, जब हम L1 पॉइंट पे पुट कर देंगे इसको, नाउ जरा सा इस मिशन के बारे में ब्रीफ, बाकी डिटेल्स में देखेंगे. मिशन नेम आदित्य L1. यस, सन को संस्कृत या इस सन का जो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है आदित्य भी है. सूर्य, आदित्य, सूरज, जो भी. तो मिशन आदित्य, तो दिस इज द नेम. ये नाम बताता है मिशन का क्या है, सन. एंड दिस इज द प्लेस वेयर इट विल गो, कहाँ ये जाएगा. तो इसमें दोनों चीज आपको मेंशन्ड है. That what is the name of the mission? Aditya means toward the sun. Where it will go? Point L1. Point L1 पे जाएगा. So आदित्य L1. Now किसने लॉन्च किया? इसरो. किस टाइप ऑफ मिशन है? सोलर मिशन, सन के लिए मिशन है. लॉन्च डेट 2 सितंबर. बजट अराउंड 400 करोड़. इस मिशन का जो बजट है, द बजट इज अराउंड 400 करोड़. ऑब्जेक्टिव, सन के पैटर्न, गैस पैटर्न. आगे जब हम लोग बात करेंगे पेलोड्स का तो और डिटेल में देखेंगे. तो सन के अराउंड जो गैस पैटर्न है उसको, कोरोनल हीटिंग, सन कैसे हीट अप हो रहा है, क्यों कुछ प्लेसेस सन पे कोल्ड है, क्यों कुछ प्लेसेस हॉट है, इसको स्टडी करेगा. एंड देन सोलर विंड्स, सन से कुछ विंड्स, कुछ पवनें चल रही हैं टुवर्ड्स द अर्थ, बोलो टुवर्ड द यूनिवर्स. तो आखिर ये विंड्स कैसे चलते हैं, क्या पैटर्न है, इसका क्या इफेक्ट है, इसको डिटेल्स में स्टडी करेगा.
लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सेल C-57. ओके, लैंडिंग साइट कहाँ पहुंचना है? लैग्रेंज पॉइंट L1 पे, वहां पे जाके इसको रुकना। एंड बाकी पेलोड आगे हम लोग देखेंगे एंड दिस वेबसाइट। जस्ट एक आइडिया है कि पूरा मिशन क्या है। ओके, लेट अस सी। नाउ PSLV C-57, this is the launch vehicle PSLV, right? C-57 जो आदित्य L1 को कैरी कर रहा है। लॉन्च 2 सितंबर अराउंड 11:50 AM के आसपास। एंड ये हमारा एक ओवरव्यू, एंड दिस इज हाउ मिशन चलेगा। आगे हम देखेंगे कि आखिर वो कैसे उस पॉइंट पे प्लेस होगा, हाउ इट वुड बी गोइंग, पाथ क्या होगा, बट दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू जो आप देख चुके हैं। ओके, स्टेजेस PSLV, रिमेंबर 4 स्टेज रॉकेट, ये हमने पढ़ा जब रॉकेट पढ़ रहे थे। तो SLV, ASLV, PSLV, GSLV, 4 स्टेज रॉकेट, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, ये 4 स्टेजेस हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ओके, 4 स्टेज रॉकेट। एंड कैसे सारी चीज वापस अलग हो जाएंगे रॉकेट से, एंड ओनली विच पार्ट वुड बी गोइंग, ओनली दिस पार्ट वुड बी गोइंग। दिस इज द सैटेलाइट आदित्य L1। ओके, तो व्हाट वी हैव स्टडीड कि 4 स्टेज रॉकेट, सही बात है, सारे अलग हो जाएंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो ये जस्ट एक सीक्वेंस आपको दिखाने का कोशिश कर रहा कि सीक्वेंस कैसे होगा। रॉकेट लॉन्च, बूस्टर सेपरेटेड एंड इट गोज ऑन, रिमेंबर सैटेलाइट सेपरेशन, लास्ट यही दिखाई दे रहा कि सैटेलाइट उससे अलग होके प्लेस हो जाएगा। दिस इज हाउ द होल सीक्वेंस इज गोइंग ऑन। ओके, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सी व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड, हाउ थिंग्स आर सेपरेटिंग, कैसे आप देख रहे हैं सेपरेट हो रहा है। एंड फाइनली व्हाट इज लेफ्ट, दिस विल गो, और इसको जाना है L1। दिस इज वेयर द सैटेलाइट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप। ओके, एंड it has a engine module also, remember हमने पढ़ा था PSLV is a 4 stage rocket, last stage is the liquid stage, solid liquid solid liquid, so इसको लेकर जाएगा वो आगे तक। so this is how things would be going on। yes, अब अगर आप इस मिशन को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए आखिर सन, व्हाई सन इज सो स्पेशल, सन का कॉम्पोजिशन कैसे है, सन बना कैसे, और क्या ये मिशन करेगा। अनलेस यू हैव एन आइडिया, अगर ये आइडिया आपके पास नहीं है तो फिर मुश्किल है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, फिर आपका नॉलेज भी इनकम्प्लीट रहेगा। तो ज़रा सन को हम लोग समझते हैं। नाउ सन हैव 6 layers, sun is made up of 6 layers। remember earth जब हम पढ़ रहे थे तो earth was 3 layer body। okay, that crust, mantle, core, sun is a 6 layer body। 6, starting from corona, chromosphere, photosphere, convective zone, radiative zone, and finally core। तो 6 लेयर बॉडी है सन। इट मींस जितना भी सन के जो लेयर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोरोना दे गो अप टू कोर। नाउ एक टिपिकल थिंग्स नोट किया गया है दैट कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर, ये जैसे जैसे आप इससे बाहर, यानी इसके कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर, जैसे जैसे आप इससे सेंटर से आउटवर्ड्स जाएंगे, बढ़ेंगे इन लेयर्स 2, क्या होगा, ये गर्म होते जाएगा आउटसाइड। इट मींस कोरोना इज मोर एज कंपेयर टू क्रोमोस्फेयर। कोरोना आउटर लेयर ज्यादा हॉट है, उसका नीचे वाला लेयर कम हॉट है। ये जरा सा आपको डिफरेंट दिख रहा है अर्थ से।
और बाकी उसके बाद जब जाएंगे, इट मीन्स फ्रॉम द सेकेंड लेयर ऑनवर्ड्स, कोरोना क्रोमोस्फेयर ऑनवर्ड्स, जो बचे हुए 4 लेयर है, फोटोस्फेयर, कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, कोर, जब आप आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे इट बिकम्स मोर हॉटर, ये और गर्म होते जाएगा टुवर्ड्स द कोर। इट मीन्स 6 लेयर्स यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं है द कोर इज हॉट, द कोर इज हॉट, कोर के ऊपर जो रेडिएटिव जोन है जहां से लाइट रेडिएट हो रहा है, एनर्जी रेडिएट हो रहा है, वो थोड़ा सा कोल्ड, उसके ऊपर वाला थोड़ा कोल्ड, उसके ऊपर वाला थोड़ा कोल्ड, यहां तक तो सही समझ में आता है। बट जस्ट उसके बाद जैसे आप आते हैं ये रिवर्स हो जाता है। जो लास्ट 2 लेयर्स है, आपने देखा लास्ट 2 लेयर्स में अब आपको टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा, डिक्रीज नहीं, गोइंग आउटवर्ड्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जो अर्थ है उसमें इंक्रीज, जैसे अर्थ हम देखते हैं, कोर आपके क्रस्ट, मेंटल, कोर, आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां पर ऐसा नहीं है। 2 लेयर्स, ओके, इट इज फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन सडनली इट इज इंक्रीजिंग, ऐसा नजर आ रहा है। यानी देयर इज समथिंग टू स्टडी, कुछ तो स्टडी करने का है कि इस तरह का सब क्यों दिखा रहा है। एंड दिस इज व्हाट दिस एरो इज ट्राइंग टू शो, दैट the first 2 layers as you move outward, first 2 layers में आप बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो temperature will increase, next 4 layers when you move inward temperature will again increase, so opposite direction में temperature increase हो रहा, this is what these arrows are showing. So sun is a 6 layer body. Now let us see, और देखा जाए सन, बेसिक क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर सन से एनर्जी आता कैसे है। हमने पढ़ा है दैट न्यूक्लियर फ्यूजन, बट न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एनर्जी कैसे आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट वी वांट टू स्टडी, हाउ द लाइट और द एनर्जी इज कमिंग आउट फ्रॉम द सन, एंड दिस इज अ बिग मिस्ट्री, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करने का कोशिश किया जा रहा है। हाउ कम, अभी हम आपको बताएंगे व्हाई दिस इज अ मिस्ट्री, एक वीडियो से हम देखेंगे। नाउ सी, सन, मैक्सिमम मास ऑफ सन इट इज हाइड्रोजन, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन पे, इट मींस 2 स्मॉलर मासेस, न्यूक्लियाई आर कोलाइडिंग, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, एंड अ हेवियर मास न्यूक्लियाई इज बीइंग फॉर्म्ड, दैट इज हीलियम। इन द प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो रहा है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन, 2 smaller masses nuclei are colliding and they are forming a larger mass nuclei, that is nuclear fusion. But still how the light comes, ये हम देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे रिएक्शन में, that how the things are happening in sun and how sun is radiating, आपको जो एनर्जी दे रहा है वो सन कैसे वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, हीट, लाइट, एंड नॉट ओनली हीट एंड लाइट, सन से मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, सन से सोलर विंड भी आ रहा है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज भी आ रहे हैं, सन से इंफ्रारेड रेज आ रहे हैं, गामा रेज आ रहे हैं, एंड ऑल दीज, यानी अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम सन, नॉट ओनली द लाइट एंड द हीट। ओके, इट मीन्स बहुत कुछ स्टडी करने को है सन पे। सो दिस इज जस्ट हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल्स में देखेंगे एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर, सन के कोर में एक रिएक्शन हो रहा है, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर प्रोसीडिंग। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन हम पुट करेंगे और सोचने का भी बात है, सन इज हैविंग अ वेरी हाई ग्रेविटी, ये बात तो आप मानते हैं, राइट? सन इज हैविंग अ रियली हाई ग्रेविटी, और सन का अगर आप ग्रेविटी का बात करें तो इट इज अराउंड 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत हाई है सन का ग्रेविटी। अगर आप अर्थ को कंसीडर करेंगे तो अर्थ इट इज जस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये अर्थ है। ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण, बट यही अगर आप सन को कंपेयर करेंगे तो सन इज अराउंड 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ह्यूज ह्यूज ह्यूज।
ओके, बहुत डिफरेंस है। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो रहा है कि डेफिनेटली अगर इतना ज़्यादा ग्रेविटी है तो उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा मास होगा। मास होगा जितना वजन है क्योंकि जो मास अगर ग्रेविटी इतना हाई है तब तो सन के सारे पार्टिकल्स को एक जगह पकड़ के कोई रखा हुआ है सेंटर, समझे। और यहीं पर जब हम अपने सबसे बड़े प्लैनेट की बात करते हैं इन आवर सोलर सिस्टम जुपिटर, इट इज अराउंड 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे बड़ा नोन प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर, आप देख पा रहे हैं। मून की अगर बात करें तो इट इज अराउंड 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। These are the value of gravitation for different bodies जो हमारा है। Now sun very high gravity, फिर से उसी क्वेश्चन पे हमारे जो हम बोल रहे थे जिस पे सोचना चाहिए आपको। sun is having high gravity. Now high gravity अगर है around 274, it means say how could an photon, एक photon, sun photon is just light, पैकेट ऑफ लाइट को हम photons कहते हैं। सन जिस तरह से लाइट दे रहा है वो फोटोन के फॉर्म में दे रहा है, एंड फोटोन इज अ पार्टिकल बेसिकली। कैसे कोई पार्टिकल सन से एस्केप कर सकता है फ्रॉम सच अ हाई ग्रेविटी? बात समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? फोटोन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, फोटोन वैसे ही है। फोटोन इज अ पार्टिकल मींस पैकेट ऑफ लाइट। तो सच अ हाई ग्रेविटी से वो एस्केप कैसे करेगा फोटोन, ये भी एक क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे। और इसी मिस्ट्री को तो सॉल्व करना है कि इतना हाई ग्रेविटी होने के बावजूद कैसे पार्टिकल एस्केप करके अर्थ पे आ रहे हैं और कैसे ये एनर्जी सन से हमें मिल रहा है। सो just an overview that what is happening actually. Now protons जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, सो न्यूक्लियर रिएक्शन में वी डोंट कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स मच, बिकॉज ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, मतलब ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। एंड न्यूक्लियस वी नो फ्रॉम केमिस्ट्री दैट एटम में कोर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, एंड उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, घूम रहे हैं। न्यूक्लियस contains प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, क्लियर? सो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी हम बात करेंगे तो हमारा फोकस इन्हीं दो पे रहेगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख पा रहे, बिकॉज हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। सो इसको समझने की कोशिश करें, हाउ कम, और अपने आप में ये मिस्ट्री है ना कि आखिर कैसे एनर्जी आ रहा है सन से। सो प्रोटॉन्स रिएक्ट जब आपके कर रहे हैं, एंड ये जो ग्रे वाला आप देख रहे हैं, दीज आर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स। ओके, सो प्रोटॉन व्हेन दे आर कोलाइडिंग, दो जब न्यूक्लियाई आ रहे हैं क्लोज, व्हेन दे आर कोलाइडिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका कोलिजन होगा, वो कंबाइन कर जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगा और एक पार्टिकल और रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये व्हाइट वाला आपको दिखा रहा है पॉजिट्रॉन। आगे एनर्जी में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, मतलब न्यूट्रॉन कोलाइडिंग, गामा रेज या रेज या एनर्जी बोलिए, एंड देन एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आपको दिख रहा है पॉजिट्रॉन। तो ये दो बाई प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, और फिर आप देख रहे हैं कि कोलाइड करके सेम हो जा रहा है। मजे का बात, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप की हम बात करेंगे। एक तो आइसोटोप हाइड्रोजन, मतलब एक तो अपना एलिमेंट हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन इज हैविंग जस्ट वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी साइड कर देते हैं, वन प्रोटॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो नहीं है हाइड्रोजन में, ये बात तो क्लियर है।
और हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। व्हाट आर आइसोटोप्स? एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आपके आइसोटोप्स। सो दो आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है सन को समझने के लिए। पहला तो हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन ओनली, ये सब क्या है? ये हाइड्रोजन है, इसीलिए आपको सिर्फ रेड दिखाई दे रहा है। देयर आर नो न्यूट्रॉन्स, गौर कर रहे हैं, नो न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन का ही एक और फॉर्म है नोन एज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या है? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। आगे हम और अच्छा से समझेंगे एनर्जी कैसे आ रहा है, जस्ट इसको फोकस कीजिए। इट मींस 2 थिंग्स यू हैव टू कंसीडर, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। अब ये कोलाइड, तो 2 हाइड्रोजन पहले आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज से अ ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दिख रहा है। रिमेंबर हीलियम नहीं है, हीलियम में तो फिर आपके एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम, ओके, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो यहां तो एक ही आपको अभी प्रोटॉन दिख रहा है, एक न्यूट्रॉन दिख रहा है, मतलब ये हीलियम तो नहीं है। प्रोटॉन्स डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतना एटॉमिक नंबर। तो अभी भी एक प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है, एंड 1 है, इट मींस हाइड्रोजन का ही कोई आइसोटोप है, दैट इज ड्यूटेरियम। इज इट ओके? सो ये क्या है? ये पार्ट आपको दिख रहा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन फिर कोलिजन किया, बिकॉज हाइड्रोजन ही है ना सन पे, एक हाइड्रोजन कंबाइन ड्यूटेरियम, एक ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन कंबाइन, ओके। और जब ये कंबाइन आपको होता है तो अब आपको नजर आ रहा है 2 प्रोटॉन, दिख रहे हैं 2 प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर 2, यानी अब ये क्या हो गया? हीलियम। इज इट ओके? थिंग्स हाउ दे आर गोइंग। सो यहां तक हाइड्रोजन था, दिस इज ड्यूटेरियम, और अब यहां पे आपको नजर आ रहा है हीलियम। हीलियम 2 प्रोटॉन, यानी एंड पॉइंट आपका बन गया हीलियम। और ऐसा ही रिएक्शन आपका चल रहा है, और इसी रिएक्शन के दौरान कुछ पार्टिकल्स रिलीज हो रहा है, आगे हम देखेंगे। एंड ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है सन के एनर्जी सोर्स होने के लिए। एंड दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी है तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, रेडिएशंस, रीजन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सन, आगे देखेंगे कैसे। एंड दिस इज हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंटिन्यूइंग इन सन। जस्ट एक शॉर्ट वीडियो और क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो कैसे रहा है। जस्ट एक ओवरव्यू दैट अर्थ सन इज द सोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल, जितने भी सोलर एनर्जी आ रहे हैं हमारे अर्थ पर, ओके। नाउ दीज पार्टिकल्स देख रहे हैं, रिएक्शन हुआ, सम एनर्जी हैज केम आउट फ्रॉम द सन, दिस इज हाउ इट इज कंटिन्यूइंग। सारे पार्टिकल मैटर इनसे बने हुए हैं, ग्रीन कलर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंड दिस इज हाउ things are in an atom. Neutron and proton in the nucleus, and electrons revolving around the neutrons and protons. Hydrogen, 1 proton 1 electron. Deuterium, 1 proton 1 neutron 1 electron. Okay, please focus. कार्बन का एक सिंपल से दिखाया वैसे ही होता है। नाउ सन में क्या हो रहा है वो भी हम लोग समझ लेते हैं।
but remember two hydrogen and deuterium. See, hydrogen, deuterium like this, hydrogen and deuterium coming. Okay, now hydrogen का proton, deuterium का proton are positively charged. When they are coming closer, उनके बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये उसको क्लोज आने नहीं देगा, वो उसको रिपेल करेगा, because proton is positively charged and that deuterium is having one proton, it is also positively charged, वो भी positively charged है, वो आएगा नहीं. Okay, but सन का ग्रेविटी इतना ज्यादा है और हीट इतना ज्यादा है that it will pull and they will collide. वो पुल किया और वो कोलाइड कर गए. Once collision happen, look at me, once collision happen, they collide और अब ये बन गया क्या, हीलियम. आपको एनर्जी वे निकला बिकॉज आपने जबरदस्ती उनको कोलाइड कराया है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैव बीन रिलीज्ड. यही अभी हम देखेंगे. ओके, सो कमिंग क्लोजर, बी ऑन द बोर्ड. कोलिजन, सी एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. ओके, बट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने तुरंत आ जाता है कि हाउ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ये एनर्जी आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है. इसको समझने के लिए सबसे अच्छा मान लेते हैं ड्यूटेरियम आपका है, ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम को समझने के लिए हम मास मान लेते हैं 3 ड्यूटेरियम का. ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर नहीं कर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसको हमने मान लिया. 3 है इनका मास. प्लीज बी ऑन द बोर्ड. 3 फॉर द टाइम बिंग. ओके, देखिए क्या होगा. नो डाउट, ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन्स हियर बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं. 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, और इनका हम मास मान ले रहे हैं अभी के लिए 3. लेट अस सी आगे क्या हो रहा है. नाउ ड्यूटेरियम एनर्जी इनका हमने मान लिया 3. इट इज हैविंग 3 यूनिट्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन, सिंस इट इज हैविंग 1 प्रोटॉन ओनली एंड नो न्यूट्रॉन, सिंस इसका एनर्जी हमने मान लिया है 0. आप बोलेंगे वाई 0, इसका भी तो कुछ आप कंसीडर कर लेते. रीजन, कोर में एक न्यूट्रॉन और एक जब प्रोटॉन था तो दोनों को एक जगह रखने के लिए आपको एनर्जी लग रही थी, बिकॉज 2 पार्टिकल्स को एक जगह रहना था. कोर में एक ही पार्टिकल है, उसको क्या आप एनर्जी देंगे, उनको तो होल्ड करके रखने के लिए फिर आपको एनर्जी. तो इसीलिए जो एनर्जी हम इन द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंस फॉर होल्डिंग अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन टुगेदर आपको एनर्जी लग रहा था, उसको एक जगह होल्ड करके रखे, बट दिस पार्टिकल इज अलोन. So we consider that we don't need enough energy to hold it in the nucleus because ये अकेले हैं. Okay. No, so इनका एनर्जी आपका हो गया 3. प्लीज बी वेरी क्लियर. और इनका एनर्जी हो गया 0. फिर से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम. नो डाउट सन पे क्या हो रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. हाइड्रोजन के ही फॉर्म्स हैं, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम. इज इट ओके टिल हियर? लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ दे आर कमिंग एंड दे आर इंटरैक्टिंग. ये क्लोज आ रहे हैं एंड कोलिजन. दे केम टुगेदर एंड कोलिजन. नाउ इस पे जरा गौर कीजिए. 2 protons. 2 proton means helium. It is no more hydrogen or deuterium. Is it okay? Helium. It means hydrogen, deuterium, collision. We have helium. Nuclear fusion. And helium जब बना तो फिर एनर्जी भी रिलीज हुआ in the form of bursts
we have the units of energy and this energy is being released जो हमें heat and light के form में magnetic field के form में मिलेगा. Till here very clear? Let us move forward. Please understand because शायद इसका आपको आइडिया नहीं होगा, शुरू से आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन, बट एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, इट्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट. तब आपको समझ में आएगा सन and why magnetic field, how form of energy, different layers. Okay, so this is how energy is being produced. So collision, energy out. Now very clear. Total energy अभी कितना है? 3 plus 0 is 3 and 3 units of energy, शुक्रिया जी, 3 units of energy यही पूरा होल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा. नाउ लेट अस सी ये एनर्जी कहां पर जा रहा है. रिमेंबर टोटल एनर्जी इज 3, 0 plus 3 is 3. हीलियम एनर्जी 2, हीलियम का एनर्जी 2. वाई? 2 पार्टिकल्स, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन. न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन इज हैविंग नो चार्ज. एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज. अब आपको दोनों को होल्ड करना पड़ेगा एक सिंगल न्यूक्लियस में. इज इट वेरी क्लियर? पहले एक हाइड्रोजन था तो एक प्रोटॉन थे और आपका एक और ड्यूटेरियम था. ओके, अब क्या हो गया? दे बोथ हैव केम क्लोजर और अब 2 चार्ज पार्टिकल, एक प्लस और प्लस, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, दे हैव कम क्लोजर और अब ये एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, एक जगह तो रहेंगे नहीं. अब इनको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है एक न्यूक्लियस में. होल्ड करना, इट मींस यू नीड एनर्जी. तो 3 यूनिट ऑफ एनर्जी वाज देयर, 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी यूज्ड, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी स्टिल लेफ्ट. वो एनर्जी हमें मिलेगा. That is in the form of heat and light and radiations. Did you understood? पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है सन पे? And this is what actually is happening. और यही पूरा चीज हो रहा है. Yes, definitely. Higher protons, higher energy because more particles को आपको एक जगह रखना है. नाउ एनर्जी, और एनर्जी भी किस फॉर्म में है? प्लीज नोट, अभी हमने क्या बोला था? फोटोन. फोटोन मीन्स लाइट. ये वर्ड फोटो लाइट से आया है. डिड यू अंडरस्टूड? लाइट, हीलियम दोनों एक जगह रह गया इसके अंदर एंड नाउ लाइट इज कमिंग आउट. ये लाइट के साथ हीट भी है और यही तो सारा सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन है. Did you understood? Now is it very clear what is actually happening in the sun? Okay, hydrogen, don't say hydrogen plus hydrogen becomes helium. nahi, hydrogen deuterium. Hydrogen, now both are the isotopes of hydrogen, दोनों ही hydrogen के isotopes है. They collide. 2 protons, 1 proton from hydrogen, 1 proton from deuterium collide. 2 protons. 2 protons means atomic number 2. Atomic number 2 is helium. So all the things there, it means hydrogen and hydrogen they have collided and form helium. और अब जो हमें मिला, okay, it is the form of energy. We are not getting into the chemistry part. Just we are trying to have a basic idea. जब chemistry पढ़ाएंगे तो और details. Just have an idea. I know many queries आपके दिमाग में चल रहा होगा. You're trying to view this from the chemistry point of view, but please view it from just sun, नहीं तो हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे. Let me finish it. काफी बड़ा टॉपिक है. There are around 40 slides. 40, such a huge topic. Okay, so have a basic understanding. इसको देखिए, ये समझना जरूरी है. Rest queries later. So helium, is it very, and now this is photon. Photon ही हमें एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा है.
एंड रिमेंबर अगेन कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, यही है ना। इनपुट एनर्जी कितना था? Yes, input energy, I said law of conservation of energy. Input energy is equal to output energy, यही है ना। एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड, यही तो था, बट कैन बी चेंज्ड इन वन फॉर्म और द अदर। एनर्जी, ऊर्जा को आप बना नहीं सकते, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते। हाँ, उसका रूप चेंज या रूप परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित कर सकते, यही था। सो इनपुट एनर्जी हमारा कितना था? इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी हमारा था 1 हाइड्रोजन प्लस 1 ड्यूटेरियम। आउटपुट एनर्जी क्या है? हीलियम, यही है ना। तो इनपुट एनर्जी हमारा था 0 प्लस 3, आउटपुट हमारा है 2 प्लस, यहां पर हीलियम के साथ क्या मिला है? फोटोन, तो 2 प्लस 1। इनपुट एनर्जी कितना आया? 3, आउटपुट एनर्जी आया 3। लो, एकदम लॉ वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज हाउ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सन। कोई डाउट? और यही पूरा रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हीलियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हीलियम, लाइट हीट, और इसी को स्टडी करना है। सो जो अभी तक आप सोच रहे थे 2 हाइड्रोजन से 1 हीलियम, गलत। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये कैसे चल रही हैं चीजें, यहां पे समझ में आ रही हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था हाउ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। नाउ सन के अलग अलग लेयर्स, हमने बात किया था 6 लेयर्स ऑफ द सन, स्टार्टिंग फ्रॉम कोरोना till the core. Okay, and this is how things are happening. Now कोरोना, outermost layer, सन का outermost layer को हम क्या कहते हैं? कोरोना। ओके, और ये लेयर आपको कब नजर आता है? नॉर्मली नजर नहीं आएगा, एक सोलर एक्लिप्स होने दीजिए, सूर्य ग्रहण, जब सन पूरी तरह से अर्थ को ढक लेगा, सन के चारों तरफ आपको एक लाइट नजर आएगा, रिंग टाइप, एंड दैट वन इज व्हाट? कोरोना। सो ये आपको सोलर एक्लिप्स में नजर आएगा, आउटर लेयर कोरोना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा। नाउ कोरोना, यहां पर क्या हो रहा है? एक्चुअली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ है, यूवी, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ निकल रहे हैं, एक्सरेज भी यहां से निकल रहे हैं। और यहां पे समझने का जरूरत यह है कि आखिर कितने, किस किस कंडीशन में किस टाइप ऑफ रेज आते हैं। हमेशा तो नहीं आते हैं इस तरह के रेज, तो इसको स्टडी करना जरूरी है। कोरोना, द आउटर लेयर। नेक्स्ट, जस्ट इसके अंदर आप जाएंगे तो अब आपको दिखाई देगा कोरोना के नीचे ये वाला लेयर, दैट इज क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, नो क्रोमोस्फेयर देखेंगे, प्लीज इसको अच्छा से समझिएगा, तब आपको पेलोड समझ में आएंगे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि आप रटना शुरू कर देंगे और फिर आंसर में क्वालिटी आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। इतने पेलोड क्यों लगाकर भेजे गए, इतने इंस्ट्रूमेंट क्यों लगाकर भेजे गए हैं। सो पहला हमको कोरोना स्टडी करने का जरूरत है, ये बात तो क्लियर है। इट मींस एक पेलोड तो होना चाहिए जो कोरोना को स्टडी करे, आउटर लेयर ऑफ द सन। तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, देखेंगे जब पेलोड पर आएंगे। नेक्स्ट, क्रोमोस्फेयर, ये थिन लेयर है सन का। ओके, और यहां पर क्या है? यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड। सन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, आगे हम देखेंगे। सन इज अ ह्यूज मैग्नेट, और सन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस क्रोमोस्फेयर, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है,
आपने पढ़ा है जहां मैग्नेटिज्म होगा वहां चार्ज पार्टिकल होंगे, बिकॉज मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर कोरिलेटेड, राइट। इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड आप बना सकते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है, एक वो लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जेनरेटर, जेनरेटर में मैग्नेटिक पोल्स है नॉर्थ साउथ, उसके बीच में आप एक आर्मेचर को घुमाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इट मीन्स बोथ आर कोरिलेटेड। नाउ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स यहाँ चार्ज पार्टिकल भी है, मतलब सन से कुछ चार्ज पार्टिकल भी निकल रहे हैं। और हम आगे देखेंगे, यस, चार्ज पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं जो हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमने अलग अलग मून के आसपास रखे या कहीं रखे हैं, तो वो उसको इफेक्ट करते हैं। क्रोमोस्फेयर, इज इट ओके, कोरोना क्रोमोस्फेयर। उसके बाद फिर आपके पास आता है सन का। नाउ कोरोना में क्या है, ये जो सन का जो लेयर है, ये सन जो आप बचपन से ऐसा ड्राइंग बना रहे हैं ना, यही है ना बचपन का ड्राइंग, ऐसा नहीं है राइट। सन वैसा प्यार से नहीं निकलता है 1 2 3 4 8 10, इट इज नॉट सो। सन में बर्स्ट होते रहते हैं, बर्स्ट मीन्स राइट आपका विस्फोट तरह का, हम आपको दिखाएंगे। उसको भी स्टडी करना जरूरी है कि आखिर ये बर्स्ट क्यों होते हैं, मतलब कुछ ऐसा हमारे पास होगा जो इस बर्स्ट को स्टडी कर सके। रिमेंबर ये आउटर लेयर में है, मतलब एक्सरे जोन आप देखेंगे, 2 इक्विपमेंट हैं जी, एक्सरे का लो एनर्जी को मेजर करने के लिए, एक्सरे का हाई एनर्जी को। 3 पेलोड तो ऐसे ही आ गए। अभी क्लियर हो रहा है क्यों ये सब पेलोड आगे इसमें लगेंगे। नेक्स्ट, अर्थ का कोर, सन का कोर, सॉरी, सन का कोर को स्टडी किया जाए, बिकॉज इस सारे एनर्जी का सोर्स कहाँ है, कोर। कोर के लिए फिर एक आपका कॉन्वेक्टिव जोन। नाउ गौर कीजिए, यहां पे आपको छोटे छोटे, जैसे अर्थ हम लोग पढ़ रहे थे, याद कीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ रहे थे, अर्थ के डिफरेंट प्लेट्स पढ़ रहे थे, तो ये प्लेट्स मूव क्यों कर रहे थे, बिकॉज एक वेव तरह का उठ रहा था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड वो फिर ऐसे जाके नीचे हो रहा था। और ये जो सर्किल था वेव का, जो सेंटर से आपके मेंटल से उठ रहा था और फिर ये ऐसे जाके फिर नीचे चला जा रहा था, इसको हम क्या कर रहे थे, कॉन्वेक्टिव करंट, सर्कुलेटिंग तरह का। सन पर भी पाया गया कि ऐसे ही कॉन्वेक्टिव करंट्स हैं, देख रहे हैं। तो आखिर सन पे ऐसा क्यों, बात समझे। सन पे इस तरह का जो लेयर्स, जो वेपर्स है, राइज कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो ये कैसे जेनरेट हो रहा है, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट। सो कॉन्वेक्टिव जोन, फिर रेडिएटिव जोन। रेडिएशन एनर्जी धीरे 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 सेंटर से बाहर की तरफ आता है, और यही एनर्जी आपको रेडिएट होता है, जो आपको धूप लगती है, इंफ्रारेड रेज, थोड़ी जो गर्मी लगती है। तो ये कैसे, हाउ कम, बिकॉज ग्रेविटी इतना हाई है कोर में, ये कैसे बाहर चले जा रहे हैं, इनको तो जाना नहीं चाहिए था। ओके, इतना हाई ग्रेविटी को भी स्केप कर जा रहे हैं। समझिए, इतना स्ट्रॉन्ग मास है, जहां 2 पार्टिकल को ये कोलाइड करा सकता है, तो एक वेव को नहीं रोक पा रहा है। कुछ तो और है, या कुछ और मैकेनिज्म है जिसका हमको आइडिया नहीं है। इसको भी स्टडी करना है कि आखिर ये एनर्जी आउटवर्ड क्यों आ रहे हैं। और मजा का बात, अगर आउटवर्ड्स आ रहे हैं तो कोर हॉटेस्ट होना चाहिए था और आउटर लेयर्स में कोल्ड होना चाहिए था। 4 लेयर तक तो ये दिखाई देता है हमें, बट जैसे 5th और 6th लेयर में हम पहुंचते हैं, ये उल्टा नजर आता है। इट मीन्स अब आउटसाइड वार्म हो रहा है, इनसाइड कोल्ड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ और मैकेनिज्म है जो हमने स्टडी नहीं किया, उसको स्टडी करना है। देख रहे हैं, जस्ट हैविंग एन आइडिया अबाउट द सन आपको बताएगा कि आखिर ये मिशन के पेलोड क्या होंगे। एनीवेज, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये सन का जस्ट हमने दिखाया है, स्पॉट्स। ओके, फिर से सन के आपके स्पॉट हैं, कोर जहां पे रिएक्शन हो रहा है,
रेडिएटिव जोन जहां से रेडिएशन आ रहा है, कॉन्वेक्टिव जोन जहां पर करंट्स ऐसे राउंड 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 घूम रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स, एंड देन क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। नाउ सन पे हमको फ्लेयर्स दिखाई देते हैं। फ्लेयर्स मतलब अचानक से ऐसा लगेगा आग लग गया, फिर से वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे, बहुत अच्छा वीडियो है, बिकॉज नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इट हैज वेंट क्लोजेस्ट टू द सन। सन को इनफैक्ट बोलो तो टच कर कर वो आ गया है। इमेजिन आउटर लेयर तक वो पहुंच गया है। वो भी हम आपको दिखाएंगे वो कैसा देखता है वहां से सन को। So it is the closest body towards the sun, NASA, ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, अभी हम आपको दिखाएंगे। So as we move on, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखेंगे। So this is how now पता चला टेम्परेचर कहाँ मिनिमम होना चाहिए, आउटसाइड, यहाँ पर यही होना चाहिए ना। आप सन के बाहर है तो यहाँ सबसे कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। टेम्परेचर मिनिमम बोला ना 4 लेयर्स के बाद, यानी आउटर टेम्परेचर इज मोर देन द इनर टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है अंदर के टेम्परेचर से। ये उल्टा क्यों बिहेव कर रहा है सर, है ना? जरा सा आपके ब्रेन पे ये प्रेशर डालता होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, बट जो है यही है, इसी को तो स्टडी करना है। व्हाई थिंग्स आर रिवर्स देयर? क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि आउटसाइड का टेम्परेचर कोल्डेस्ट है, इनसाइड का वार्मेस्ट है? ये आउटसाइड का गर्म है और कहीं 2 लेयर बाद ये ठंडा है। नहीं, वही ना, नहीं नहीं, अर्थ पे ये नजर आता है हमें, मून पे इसका रिवर्स नजर आ रहा है। एज वी आर गोइंग इनसाइड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, चंद्रयान 3 ने हमें बताया ड्रिल। यहाँ तो थोड़ा सा अजीब है कि पहले ये डिक्रीज हो रहा है एंड फिर सडनली इंक्रीज हो रहा है। नहीं, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा ना। हाँ बिल्कुल होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज का है। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम समझने की कोशिश करें, मतलब ये हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारा है अर्थ पे, जितना हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, हीट पढ़ा, एनर्जी मास रिलेशनशिप, ये सबको चैलेंज कर रहा है कि क्या कोई ऐसा थ्योरी है जो अभी हम बना नहीं पाए, कुछ मिसिंग लिंक है क्या इसमें, मतलब कुछ फ्यूचर में एक ब्रेक थ्रू नजर आ सकता है। देख रहे हैं? एनीवेज, फिर से आपको दिखाने के लिए, सन पे रिमेंबर दाग सिर्फ हमारे मून पर ही नहीं है, ओके, सन पर भी कुछ हैं। ओके, तो इस भ्रम में मत रहिए कि चांद पर ही काला टीका है, कि चांद इतना खूबसूरत है, नहीं, कहीं और भी है। ओके, सन स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स नजर आते हैं, डार्क जोन है, ये बाद में पढ़ेंगे। हाई मैग्नेटिक फील्ड जोन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ गड्ढे तरह के बन गए, हर बार ब्लास्टिंग हो रहा है। तो फिर से कोर, रेडिएटिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन, ठीक है, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर जो लेयर है वहाँ पे हमको सन स्पॉट्स मिलते हैं, डार्क स्पॉट सन के। ओके, इसका मतलब सन को भी पिंपल्स हुआ है, सन भी अभी यंग है। ओके, सो फोटोस्फेयर, हमारे पास डार्क स्पॉट्स हैं, एंड देन क्रोमोस्फेयर एंड फाइनल कोरोना। ओके, ये कुछ एक रफ आइडिया सन में कुछ ऐसा है। बी वेरी क्लियर, सन वैसा यूनिफॉर्म नहीं है जैसा आप या हम बचपन से सोच रहे हैं या देख रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। यस, ये हमारा पुराना PSLV ऐसे ही करता है, एक पॉइंट रहेगा एंड स्लोली राइज करेगा। ओके, लॉन्च किया हमने यहाँ से, इंडिया दिखाई दे रहा, श्रीहरिकोटा, एंड फिर हमने ऑर्बिट का हाइट बढ़ाना शुरू किया और एक सर्टेन पॉइंट पर आके हमने ऑर्बिट, जब हाइट बहुत ज्यादा हो गया, हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, टर्न और सन का ऑर्बिट L1 पॉइंट के आसपास। सो L1 पॉइंट के आसपास घूम रहा है, थोड़ा अजीब बात है, आगे देखेंगे क्यों।
ओके, सो इट इज नॉट सो कि आपने यहां से लॉन्च किया अर्थ से और ये L1 है तो ऐसे 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 गया और फिर ऐसे 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 हुआ, नो। ओके, बस मून में हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ कुछ और ही है। नॉर्मली अनएक्सपेक्टेड पाथ आपको नजर आ रहा है, अ ट्विस्ट इज देयर, ऐसे करके ऐसे देखेंगे क्यों। एंड दिस इज आदित्य L1, यही है, यही चीज को वी आर ट्राइंग टू प्लेस हियर अराउंड L1 पॉइंट। नाउ हम इससे क्या जानना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, क्यों इस मिशन को हम भेजना चाह रहे हैं। पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, बोला ना कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड। सन पर भी विंड्स चल रहे हैं, और विंड्स तो तब चलते हैं, अर्थ का हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज बताता है, जब प्रेशर जोन्स हो, कोई हाई प्रेशर जोन हो, कोई लो प्रेशर जोन हो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड जाता है। ये तो हमारा अर्थ का नॉलेज बता रहा है ना। इट मीन्स सन पे भी कुछ ऐसे जोन्स हैं जो ज्यादा हीटेड अप है और कुछ ज्यादा कोल्ड होंगे, और इसके वजह से सन पे या सोलर विंड चल रहा है। मजा का बात, सोलर विंड सन पे नहीं चल रहा है, सन से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं। इट मीन्स दिस इज द सन, एंड जो सोलर विंड्स हैं दे आर नॉट मूविंग ऑन द सन, रादर ये सन से बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है। स्टडी करना जरूरी है सन, बिकॉज सन का खुद का ग्रेविटी इतना हाई है, एंड देन इस पर विंड्स इससे दूर है ना, देखेंगे। सो पहला तो आपको कैसे हीट अप होता है, कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड कैसे चलता है ये समझना जरूरी। इस मिशन से हमें एक्सपेक्टेशन है ये पता चलेगा। सेकंड, सोलर एटमॉस्फेयर कैसे चेंज कर रहा है अपने आप में। हमने बोला ना कहीं फ्लेयर्स हैं, कहीं स्पॉट्स हैं। तो ये कैसे सोलर एटमॉस्फेयर, सूर्य की जो सन का एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे हम उसको वायुमंडल कहते हैं, तो सन का वायुमंडल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं या क्या होगा या कैसे वो बना हुआ है, इसको समझने का जरूरत है। और सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि सोलर जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या है, किस तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसको हम लोग के लिए तो सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन, कभी ये सोलर विंड लगातार नहीं चलता है, सर्टेन ईयर्स के बाद ये अचानक से बहुत हाई सोलर विंड आता है और कुछ ईयर्स के लिए शांत रहता है। ऐसा क्यों? अगर सन एक ही टाइप ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये तो या तो सोलर विंड्स हमेशा रेगुलर बने होने चाहिए, ओके, या नहीं होने चाहिए, दो ही है ना। लेकिन कभी बहुत तेज आ जाना कुछ सालों में, 11-12 ईयर्स में, और कभी नहीं आने, कुछ तो और है, इसको स्टडी करना जरूरी है। एंड देन सन से जो निकल रहा है, सन के आउटसाइड जो है जिसको हम कोरोना बोल रहे हैं, वहां से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल, ओके। और उस चार्ज पार्टिकल हम कहते हैं CME, कोरोनल मास इंजेक्शन। आखिर ये चार्ज पार्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, कैसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे हमें इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब है, ओके। फ्लेयर्स है, और कैसे ये सारे चार्ज पार्टिकल नियर अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अर्थ का जो 2 पोल्स है, दोनों पोल हैं, वहां पर सर्टेन टाइम ऑफ ईयर पर आपको रात को रंगीन आसमान दिखाई देगा। यस, आप जाएंगे आपको रंगीन आसमान दिखाई देगा, ग्रीन, पर्पल, येलो, ब्लू, और आप कमाल का देखेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं ऑरोराज। ये टर्म यूज होता है वो कलर आपके स्काई के लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है। जो सन से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अर्थ के भी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का लेयर है, वो जब इंटरैक्ट करता है पार्टिकल्स तो फिर ये रेडिएशन हमको दिखाई देते हैं, ओके। नाउ इसको भी स्टडी करने का जरूरत है, कैसे, कब, किस तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये सब हमारा मेन मिशन का लक्ष्य है।
और सबसे बड़ा तो यही है कि सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। एंड अभी तक कोई ऐसा और प्लैनेट हम नहीं खोज पाए जहां पर हमको एक लाइफ मिले, या कोई ऐसा सोलर सिस्टम अभी हम नहीं खोज पाए जहां पे कोई हमें सन मिले। सो ऐसा सन के लाइट में क्या खास है? वाई सन? बात समझ रहे हो? इसको हमको स्टडी करना है। दिस इज हमारा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन। ये तो बेसिक चीज है कि आप सन को और समझें। अब आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स, बोला हमने L1 पॉइंट्स। L1 नाउ ऐसे L1 नहीं, ऐसे 5 पॉइंट है। ओके, L1, L2, L3, L4, L5 देख पा रहे हैं? सन के अराउंड ऐसे हमने 5 पॉइंट्स खोजे हैं। हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है L1 यहां। आखिर ये लैग्रेंजेस पॉइंट या L पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, L1, L2, L3, L4, ये लैग्रेंजेस पॉइंट हैं क्या? ये पहले समझ लें। नाउ लैग्रेंजेस पॉइंट ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस है, कुछ खास पॉइंट्स है, कुछ खास जगह है, रीजन है, जहां पर अर्थ और मून, मतलब अब अर्थ के साथ अर्थ और मून दोनों बोलो, अर्थ और मून का जो फोर्स है, नाउ अर्थ मून को खींच रहा है अपनी तरफ, मून का भी अपना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने अर्थ का बोला 9.8, मून का बोला 1.62 और सन का आपका बताया अराउंड 243, ओके सॉरी 274 हमने सन का बताया। इट मींस सन का काफी ज्यादा है ग्रेविटी, 274। कहां आप कंपेयर कर रहे हैं? अर्थ का 9.8 और मून का 1.62। गेटिंग इट? तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा सन से दूर जहां पर दोनों का ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगा, यानी सन का ग्रेविटी धीरे 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 जैसे जैसे आप सन से दूर जा रहे हैं कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मून और अर्थ का ग्रेविटी या सेंट्रिपिटल फोर्स जिसके चलते वो घूम रहा है गोल गोल, वो बराबर होगा सन के फोर्स के बारे। वहां पर अगर हम सैटेलाइट, प्लीज अच्छा से समझिए, वहां पे अगर हम सैटेलाइट प्लेस कर दें तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जोन होगा जहां पर सन का जो सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा या बोलो तो ग्रेविटी रहेगा, ये बैलेंस हो जाएगा मून प्लस अर्थ। अब अगर आप वहां पे सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे तो ना ही वो सन के तरफ जाके गिरेगा, ना ही वो अर्थ के तरफ जाके गिरेगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टाइप। जब हम जियो पढ़ रहे थे, था ना एक ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी नियरली खत्म हो जा रहा था, वहां पे आपको सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए जीरो एनर्जी चाहिए था। ये भी वो ऐसा पॉइंट है लैग्रेंजेस पॉइंट जहां पर लार्ज बॉडीज जैसे सन और मून और अर्थ का नियरली ग्रेविटी सेंट्रिपिटल फोर्स या फोर्स इक्वल हो जाता है। अगर वहां आपने प्लेस कर दिया तो फिर आपको उस सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए यू डोंट नीड हाई एनर्जी, मतलब उस पॉइंट में सैटेलाइट का लाइफ भी काफी लंबा है, आपको एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ ये चाहिए कांस्टेंट रीएडजस्टमेंट हो सकता है, आप रीएडजस्ट करते रहे हल्का फुल्का पोजीशन को, एक अलग बात है, बट एनर्जी तो नहीं चाहिए। ऐसे सारे पॉइंट्स को जहां पर आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस इक्वल हो जाए, वही ना, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्लस मून, जहां पे ये सारा ग्रेविटी इक्वल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सूर्य का और आपका मून और अर्थ का, उस पॉइंट को हम कहेंगे लैग्रेंज पॉइंट। इज इट क्लियर व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट? और लैग्रेंज पॉइंट ऐसे 5 है, हमने जहां भेजा है वो L1 है। क्यों L1 आगे हम देखेंगे। इज इट ओके? नाउ लैग्रेंज पॉइंट, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, किसी का था?
किसी का नहीं। देयर इज अ, आप पढ़े होंगे लैग्रेंजेस इक्वेशन, जिनका बीएससी भी होगा उन लोगों ने भी पढ़ा होगा लैग्रेंज इक्वेशन। ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ओके, आपके जोसेफिन लुइस लैग्रेंज, उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट का नाम दिया गया है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज, ऐसा बोलो, लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन थे, उनके ही ऑनर में दिया। उन्होंने ही ऐसे पॉइंट्स की खोज की थी कि ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर वैल्यूज इक्वल हो जाए। आप जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स उसमें भी, जब आप लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ेंगे या लैग्रेंजेस इक्वेशन, तो उसमें भी ऐसा कुछ आएगा जहां आपको इक्वल करना होता है या कुछ प्रूव करना होता है। यस, सो 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिनको हम L1, L2, L3, L4 और L5 मार्क किया। चलो जरा देखा जाए ये सारे लैग्रेंज पॉइंट है क्या और किसका मतलब क्या होता है, फिर हम लोग मिशंस पे आते हैं। बिकॉज ये उसका पार्ट है, L1 लिखा हुआ है मिशन में, तो ये है क्या ये भी तो समझा जाए। मोर क्लियर व्यू। सो लैग्रेंज पॉइंट 5 बोला, पांचों कहां है? पहला जो लैग्रेंज पॉइंट है, प्लीज सी ऑन द बोर्ड, L1, इट इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में है L1। एक और पॉइंट है L2, इट इज राइट बिहाइंड अर्थ। अर्थ से आप कैसा देखेंगे सन को, ये आपको बताएगा। इज इट ओके? L2 कहां पर है? पीछे है, बिहाइंड अर्थ। L1 मिडिल में। L3, अब सन, प्लीज सी हियर, नोट डाउन करने से ज्यादा पहले समझ लीजिए, ये सन है, ये अर्थ है। हमने क्या किया, पहले दोनों को स्ट्रेट लाइन में जोड़ा, अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बोथ। ओके, और अब हमने बनाया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समान भुज का त्रिभुज। इक्विलैट, हाँ समानांतर, ठीक है, त्रिभुज, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। समझा हमने ये पॉइंट कैसे बनाया? सन, अर्थ, इससे बेस बनाया, और ये जो बेस का आपका था लेंथ, इसी के इक्वल एक और एक और हो गया। जहां दो एजेस मिले, आपका एक पॉइंट हमने दिया L4। ऐसे ही सेम ट्राइंगल हमने डाउन साइड भी बनाए। ये अर्थ, ये सन का ऑर्बिट जो था उसी के आसपास हम काम कर रहे, बनाया। इस पॉइंट को दिया हमने L5, ठीक है। और एक पॉइंट, ये जो हमारा डिस्टेंस था इसके इक्वल हमने यहां पर डाला, यानी सन के पीछे। क्या समझा आपने? सन, अर्थ, ठीक है, जरा इमेजिन करना, इसके बीच का पॉइंट L1, सन, और इतना ही दूर सन के पीछे, ओके, इट इज L3। समझ गया? तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हमने खोजे हैं। नाउ दिस वन इज द फार्देस्ट। एक क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द फार्देस्ट लैग्रेंज पॉइंट? L3, बिकॉज ये सन के पीछे है, अपोजिट साइड। ओके, क्लोजेस्ट L1। अभी कुछ आइडिया हुआ L1 ही क्यों? इट इज द क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट ये पॉइंट है जहां से आप देख सकते हैं। एक और फायदा है L1 पर रहने पर। L1 पर रहने पर अगर कोई सोलर एक्लिप्स, अगर आप L2 पर रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कभी कोई सोलर एक्लिप्स होगा, यानी कभी अर्थ सन के सामने आ गया, तो आप सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप अर्थ के पीछे से देख रहे हैं ना। अर्थ आपके सामने आ जाएगा ऐसे, तो आप कैसे सन को देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन L1 से ये फायदा है कि कभी सोलर एक्लिप्स आएगा ही नहीं, यानी आप हमेशा अर्थ और सन दोनों को देख पाएंगे। ओके, यानी बैटरीज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सोलर एक्लिप्स होगा तो फिर आप डार्क मोड में जाएंगे, तो बैटरीज भी तो चाहिए पावर ऑन रखने के लिए। अब जब आप लाइट साइड हैं तो बैटरीज का भी जरूरत नहीं है, सैटेलाइट का वेट कम हो गया, आप और कुछ इक्विपमेंट भर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो L1 क्यों, ये भी एक पॉइंट बन रहा हमारा। सो कभी सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, क्लोजेस्ट पॉइंट है, और एट ए गिवन टाइम हम दोनों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। हम देखेंगे दोनों के ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग पेलोड्स बने हैं, पेलोड्स का भी कैटेगरी देखेंगे। इज इट ओके? प्लीज कीप नोटिंग डाउन, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। L1
सबसे इंपॉर्टेंट यही माना गया, रीजन है सबसे क्लोजेस्ट भी तो यही है। L1 देख पा रहे हैं, अर्थ और सन के बीच में, ओके। और इस ऑर्बिट जहां पर L1 है उसको क्या कहते हैं? हैलो ऑर्बिट। हेलो, हेलो नहीं, HELLO नहीं जो आप फोन पे बोलते हैं, हेलो, समझे? हेलोस्फेयर सन का आउटर पार्ट को कहते हैं, इसीलिए इस ऑर्बिट का नाम क्या है? हेलो ऑर्बिट। सो ये L1 पॉइंट किस नाम से जानते हैं हम लोग? हेलो ऑर्बिट। यहां पर एक मेजर एडवांटेज है कि सन को आप लगातार देख सकते हैं, कोई भी एक्लिप्स या कोई भी ग्रहण आपके बीच में नहीं आएगा। सो सन का आपको कंटिन्यूअस एक व्यू मिल रहा है। नाउ यहां पर इसके पहले कोई है क्या? हाँ जी, हमारे पहले भी कुछ है। सोहो एक और ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, उसी के आसपास हम होंगे। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, आगे पढ़ेंगे ये किसका है, क्या काम करता है, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि L1 पर आप ही अकेले नहीं हैं। ओके, सो एक स्टेटमेंट कभी आता है कि इंडिया ओनली सैटेलाइट आदित्य L1 इज द ओनली सैटेलाइट इन L1 पॉइंट। जवाब है नहीं, आपके पहले भी है। ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जी, बिकॉज तब आपने कभी डिटेल्स में इतना नहीं पढ़ के जाएंगे, आप इसी को ओके करके आएंगे बिकॉज यही तो न्यूज में चल रहा था, बट ऐसा नहीं है। सोहो एक सैटेलाइट पहले से मौजूद है, बट हमारा नहीं है। L2 कहां पर है? ये जस्ट बिहाइंड अर्थ, अर्थ के जस्ट पीछे है ये पॉइंट, बिहाइंड अर्थ। और ये हमको क्या दिखाएगा कि L2 इज एक्सलेंट फॉर ऑब्जर्विंग लार्जर यूनिवर्स विदाउट राइट अर्थ शैडो। अब अगर आप अर्थ के पीछे से देखना चाहते हो यूनिवर्स कैसा दिखाई दे रहा है, अर्थ के पीछे से कि ब्रह्मांड कैसा दिख रहा है, ये अर्थ है ना, इसके आप पीछे साइड से आप देखना चाहते हैं बाकी सबका, आप L2 पॉइंट पर जाइए। बात समझ रहे हैं? तो अर्थ के पीछे से ही आपको व्यू देगा यूनिवर्स का। इज इट ओके? सो दिस इज अर्थ। L1 कहां पर है? यहां पर। L2 कहां है? इसके पीछे। ठीक है, L1 L2 पॉइंट। नाउ यहां पर क्या है? यहां पर भी एक है जेम्स वेब टेलीस्कोप, था क्वेश्चन भी आया था। सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हमने यहां पर लगा के रखा है, ये बड़ा सा सैटेलाइट के अंदर टेलीस्कोप है और ये देख रहा है। इसी ने अभी लास्ट बताया था कि दो गैलेक्सी जब टकराते हैं तो कैसा दिखाई देता है। ओके, कैप्चर किया था, समझे? तो यहां भी कुछ है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये क्या कैप्चर कर रहा है? ये यूनिवर्स को कैप्चर कर रहा है अर्थ के पीछे से। रिमेंबर, अर्थ के पीछे से, डोंट से अर्थ के आगे। अर्थ के आगे तो L1 है, अर्थ के पीछे L2। इज इट ओके? नेक्स्ट L3 कहां पर है? ये नाउ सन के बिहाइंड है, यानी सन के पीछे से कैसा आपको दिखेगा। आप L3 पॉइंट पर जाएंगे तो ऐसा रहेगा, आपके आगे सन और आप यहां पर हैं, और अब यहां से कैसा दिख रहा है ये आपको पता चलेगा, बिकॉज आप सन के पीछे आ गए, समझ गए? और जस्ट इसके आगे क्या है? L1, अर्थ और सन के बीच में, और अर्थ के पीछे है L2। ऐसे है L1 L2 L3। इज इट ओके? तो सबसे पहले हमने इसका पता लगाया, जब ये पता लग गया तो आपको ये भी तुरंत पता लग गया L2, बिकॉज आपको एक साइड पता लग गया, इसीलिए नाम पहले L1 फिर L2। और जब आपको इसका अंदाजा हो गया ये डिस्टेंस का, तब तो ये भी आपको अब पता चल जाएगा। तो L3 आ गया। अब एक ट्राइंगल बना दीजिए यहां से, जहां पर दो बेसिस मिलेंगे L4 और यहां पे मिलेगा L5। यही तो 5 है। It is so easy. Okay, सन अर्थ दोनों के बीच में एक पॉइंट L1, इसके पीछे L2, ये जितना दूर पर था आपका L1 वो यहां पर आ गया L3। L1
और सन और L1 को ले लो, एक लाइन खींचो और अर्थ से और सन से इक्वल ट्राइंगल बनाओ, जहां पे ये मिलेगा L4, और फिर लो नीचे की ओर बनाओ L5। लो अभी क्लियर है? ये लैग्रेंजेस पॉइंट आएगा तो आप बना सकते हैं पेपर पर भी एक रफ, इससे पता चलेगा कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। आप सिर्फ नाम से नहीं जानते, आप चीजों को भी बहुत बेटर समझते हैं। ये L1 पॉइंट्स, L2, L3, L4, L5 कहां है? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ L3 क्या है? फार साइड ऑफ सन या बिहाइंड सन। ये पॉइंट क्या है? सन से बिहाइंड, सन के पीछे या सन से दूर, फार साइड है। L4, L5 क्या है? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहां पर भी आप स्पेस ऑब्जर्वेटरी रख सकते हैं। यहां से आपको क्या दिखाई देगा? एडवांटेज है, एक ही समय पर आपको मून, अर्थ, सन, बाकी सारे प्लैनेट्स भी नजर आएंगे। दिखाई देगा ना जी? सौरमंडल का आप वहां से देख पाएंगे, अच्छा वो घूम रहा है जुपिटर, है ना, वो हमारा मित्र मून पर गया। ये सब चीज आपको वहां से दिखाई देगा। सेम आपको L5 से भी दिखाई देगा। इधर वो तो रहा हमारा अर्थ है, वो समझ गए? तो ऐसे करके पॉइंट से L1, L2, L3, L4, L5 डन। चलिए आगे चलते हैं। यस, आदित्य L1 मिशन फर्स्ट मिशन नहीं है, सन को स्टडी करने के लिए है। इसके पहले सन को स्टडी करने वाले इंडिया फोर्थ कंट्री इनफैक्ट है, हम आपको बताएंगे, जो इस तरह का मिशन को लॉन्च किया। लेकिन इसके पहले मिशंस हैं, एक ही कंट्री के मोर देन वन मिशन हो सकते हैं। सोहो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक जॉइंट मिशन, रिमेंबर हमने बोला कुछ है वहां पे सोहो, राइट। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेयर, सोलर यानी सन, ओके, 1995 में ही है गया और 2000 से ऑपरेशनल है, अभी भी है। कितना ईयर हो गया? 23 चल रहा है। देख रहे हैं, यानी सन को कब से स्टडी किया जा रहा है। नेक्स्ट, स्टीरियो साउंड सिस्टम नहीं जी, स्टीरियो और वो मोनो आपका हेडफोन में नहीं, कुछ है। सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी किसका है? नासा का है। रिमेंबर, देखिए क्या कर रहे थे, ये भी सन का इंटीरियर को पढ़ रहे थे। सोहो आउटर एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे थे, सोलर विंड को स्टडी कर रहे थे ना, हम भी तो यही बात बोल रहे हैं। शायद कुछ और पता चले। स्टीरियो 2006 से है, और ये भी कोरोनल मास CME जिसको हम बोल रहे थे, कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोना से आपका बर्ड्स तरह का निकल रहा है कुछ पार्टिकल्स, इसको ये स्टडी कर रहे हैं, राइट। हिनोड जापान का है, जाक्सा मतलब जापान का भी है वहां पर, ओके। नाउ L1 पॉइंट पे जो इंडिया है वो थर्ड है, बाकी सब पॉइंट्स भी तो हैं, L1, L2, L3, L4, L5 तो कहीं कहीं कुछ है, बट थर्ड राइट फोर्थ कंट्री है, सॉरी, इंडिया L1 पर। नाउ हिनोड, ये भी सन का मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे थे, और सोलर एटमॉस्फेयर, सौर वायुमंडल में क्या उसका असर है। नाउ SDO, सब डिविजनल ऑफिसर नहीं, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी। नाउ सन पे क्या चेंज आ रहा है अलग अलग वेवलेंथ में, उसके मैग्नेटिक फील्ड को समझने का कोशिश, ये भी USA का है, नासा 2010। आइरिस, आंख वाला आइरिस नहीं, आइरिस है ना, ये भी समझो, स्पेस में एक आइरिस, स्पेस में एक आई है जो देख रहा है, सो नासा का ही है, 2013 का। सन का फोटोस्फेयर और कोरोना डायनेमिक्स क्या रिलेशन है, जो हमने आपको बोला ना, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। सोलर ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नासा के साथ 2020 का, ये भी कर रहा है। सन का पोलर रीजन, यानी सन के पोल्स, सन का भी तो पोल और इक्वेटर होगा जी, सन का भी तो कोई सेंटर होगा, इक्वेटर होंगे, पोल्स होंगे, इसके पोल्स को स्टडी कर रहा है। नीचे
पार्कर सोलर प्रोब, यस, ये क्लोजेस्ट गया है। हम आपको दिखाएंगे इसका इमेज और कैसा वहां पे आवाज सुनाई देता है सन के पास, ये भी हम आपको सुनाएंगे कि वहां से जब आता है वो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैसा आवाज लगता है। पार्कर ने हमें बताया पार्कर, ये क्लोजेस्ट गया है सन का, सन को टच किया। इनफैक्ट टच करना मतलब लैंड करना नहीं होता है जी, डोंट से कि सर सन पे ही लैंड कर गया, नहीं टच करना मतलब उसके अलग अलग जो लेयर्स है, आउटर लेयर तक ये पहुंचा है, तब तो ये आपको बता पाया। हाँ यस, कोरोना वो जो है वहां तक ये पहुंच पाया, दिखाएंगे आपको। नहीं जी, अभी भी काम कर रहा है 2018 में। सबसे सन के क्लोजर जो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्कर सोलर प्रोब। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या आदित्य L1 सन के क्लोजेस्ट जाएगा? नहीं, पार्कर सोलर प्रोब नासा का है, ये सबसे क्लोजेस्ट गया है। हम देख रहे हैं यहां भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑप्शन ABCD 1 2 3, और क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं जी। नाउ बेपी कोलंबो, ये भी एक मिशन है, किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का, जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा, समझे? सो इनका क्या काम है? ये तो असल में गया है मरकरी पर, मरकरी को ये रीड करेंगे। बुध है ना सन का क्लोजेस्ट, तो जब सन के क्लोजेस्ट पहुंचेंगे तो आपको सन को भी तो रीड करने का मौका मिलेगा। तो ये इसका सब मिशन है कि ये इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड जब जाएगा तो उधर से जो पवने आएंगी सोलर विंड, उसको तो ये फेस करेगा ही, आप मरकरी पे पहुंच रहे हैं तो, और इसी को करेगा, और एनर्जी पार्टिकल्स को। तो देख रहे हैं कुछ मिशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्कर सोलर प्रोब इसमें नासा का। इज इट ओके? और आगे चलते हैं ना। सोलर ऑर्बिटर बहुत अच्छा है, ये एक और सबसे अलग चीज स्टडी करने का कोशिश कर रहा है, जरा ये नोट करने वाला है। सन अर्थ कनेक्शन, क्या कनेक्शन है सन का और अर्थ का? क्या रिलेशनशिप है सन और अर्थ के बीच में? क्यों सन एक रीजन है अर्थ पे लाइफ का? समझे? तो ये एक स्पेशल चीज है, और ये उम्मीद है बहुत कुछ इससे निकल कर आएगा जो हमको हेल्प करेगा कहीं और सोलर या सन को खोजने में, और लाइफ और सन को कोरिलेट करने में। अभी तक तो हम यही जानते हैं सन के साथ हमारा क्या कोरिलेशन है, सन एनर्जी देता है किस फॉर्म में? आपको तो डायरेक्टली नहीं दे रहा है, आपको विटामिन डी दे रहा है, एक अलग बात है, विटामिन डी टैबलेट्स भी हैं जी, समझे? सन में अगर नहीं जा रहे तो वो भी खा सकते हैं, चेहरा चमकेगा। सो बाकी जो हैं जैसे प्लांट हैं, प्लांट ग्रोथ करने में दे रहा ना जी, ये तो हमको पता है, वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, और प्लांट्स को ही लेकर फिर एनिमल्स और हम आगे, यानी हम ग्रो किए हैं, वही सब खा पी कर ना, जो भी आप फूड प्रोडक्ट खा रहे हो तो वही है। बट डायरेक्टली क्या कोरिलेशन है सन और अर्थ के बीच में, ये अभी तक समझ नहीं पाए। ये तो एक मीडियम है, फोटोसिंथेसिस से ग्रोथ किया है, लेकिन क्या कोरिलेशन है सन और अर्थ के बीच में? बात समझ रहे हैं? हम तो जो टाइप ऑफ फूड लेकर, ऑटोट्रॉप्स है ना, जो आप पढ़े थे, जो खुद अपना फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरे का बना हुआ फूड खाते हैं, ये सब खाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोरिलेशन है? हाँ, विंड्स हमको पता है सन रेडिएशन के चलते, प्रेशर डिफरेंस के चलते होता है, वेव्स पता है ओशन करंट से मूव करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कोरिलेशन? ये तो एक्टिविटीज है जो उसके वजह से हो रहा है, सन के वजह से। गौर से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सन के वजह से ये हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्या कोरिलेशन है अर्थ और सन में? बात समझे? ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी करने का कोशिश कर रहा है। उम्मीद है देखिए फ्यूचर में क्या पता चलता है कि क्या कोरिलेशन है, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। ओके, आगे फिर से वही, कौन कहां पर है, जस्ट एक रिव्यू। L1 पर हम ही नहीं है ना, बहुत सारा है। मजा का बात, हम भी एक जाकर और बन जाएंगे, यहां पर एक नाम जुड़ जाएगा, आदित्य L1। भीड़ वहां भी है। ओके, अर्थ पर तो हम यही देखते हैं हर चीज के लिए लाइन, तो हमारे आगे भी कुछ लोग